Welcome back, students. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की वीडियो लेक्चर सीरीज के सेकंड लेक्चर में आज कूलाम के नियम तथा इसके सदिश रूप का अध्ययन किया जाएगा। इसके उपरांत अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, किस प्रकार से यूज करना है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। हालांकि कूलाम का नियम आप 12th क्लास में पढ़ चुके हो, किंतु इस क्लास में या इस स्तर पर कूलाम के नियम को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट स्लाइड से। कूलाम का नियम। सर्वप्रथम कूलाम का नियम स्थिर वैद्युतिकी पर लागू होता है, अर्थात यदि दो आवेश स्थिर अवस्था में या विराम अवस्था में रखे गए हों तो कूलाम का नियम उस पर लागू किया जा सकता है। चित्र में आपको दर्शाया गया है कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं। Q1 को ब्लू कलर से और Q2 को रेड कलर से दर्शाया गया है। अब सबसे पहली चीज आती है, बिंदु आवेश क्या है। बिंदु आवेश उन्हें परिभाषित किया जाता है कि यदि आवेश जिस वस्तु पर हो उस वस्तु का आकार वस्तुओं के मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य हो। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपको Q1 एक स्फीयर या गोले के आकार का दिखाया गया है। इसी प्रकार Q2 भी एक गोले के आकार का है। Q2 का साइज छोटा है, Q1 आकार में बड़ा है। Q1 और Q2 के केंद्रों के मध्य की दूरी, जिसे स्मॉल r से लिखा गया है, जिसे ये रेड कलर से मैं राउंड कर रहा हूं, ये दूरी जो स्मॉल r है, यदि ये स्मॉल r इन गोलों की त्रिज्याओं से बहुत बड़ी हो तो अपने Q1 Q2 को बिंदु आवेश मान सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। मान लीजिए अपने ये संकल्पना करें कि r त्रिज्या के दो गोले हैं, r दोनों की त्रिज्या r है और दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी 3r है। मतलब r दूरी इधर, r दूरी दूसरे गोले की त्रिज्या और दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी 3r, मतलब दोनों के निकटतम सतहों के मध्य की दूरी r ही बच गई। अब ऐसी स्थिति में दोनों गोलों के केंद्रों के मध्य की दूरी गोले के आकार की तुलना में नगण्य नहीं है। इसमें आप कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। तो ये एक विशेष स्थिति है। ये जो बिंदु आवेश, जिसे आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है, उस पर यहाँ आपको विशेष फोकस करना होगा कि बिंदु आवेश वे आवेश होते हैं जहां आवेशों का आकार या आवेश जिस वस्तु पर है उस वस्तु का आकार आवेशों के मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य हो। तो इस अवस्था को मानते हुए, अर्थात ऐसा मान रहे हैं कि Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं, तो यदि दोनों बिंदु आवेश हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेंगे। ये अपने जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश सामान्यतः आकर्षित करते हैं। इसी हिसाब से अपने ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उसका परिमाण आवेशों के गुणनफल के परिमाण के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती मोड ऑफ Q1 Q2। यहाँ मोड का मतलब है कि परिमाण बताते समय अपने Q1 Q2 के चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट, इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती 1/r², जहां r आवेशों के केंद्रों के मध्य की दूरी है। दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 by r²। समानुपाती चिन्ह हटाएं तो उसके स्थान पर एक नियतांक आता है, जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं। स्थिर वैद्युत बल नियतांक का मान दोनों आवेशों के मध्य के माध्यम पर निर्भर करता है, अर्थात दोनों के मध्य कौन सा माध्यम है। वायु है तो बल का परिमाण अलग होगा, उनके मध्य यदि अपने लकड़ी रख दी जाए तो बल का परिमाण बदल जाएगा, कोई लोहा रख दिया जाए बल का परिमाण अलग होगा।
तो ये जो k है, ये केवल और केवल इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों आवेशों के मध्य के क्षेत्र में, यानी जो r दूरी है, इस क्षेत्र में कौन सा माध्यम भरा गया है। इसका गणितीय मान k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता कहलाएगी। k का जब अपने मात्रक निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें Fr²/Q1/Q2, F का मात्रक न्यूटन, R² का इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर हो जाता है। यही इस k का मात्रक है, स्थिर वैद्युत बल नियतांक का मात्रक है। इसकी निर्भरता माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन से प्रदर्शित की जाती है, यानी k माध्यम पर किस प्रकार से निर्भर करता है, इसका निर्धारण एप्सिलॉन करेगा, क्योंकि 4 पाई तो कांस्टेंट क्वांटिटीज है। अब अपने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में तीन बहुत महत्वपूर्ण राशियां, स्थिर वैद्युत बल नियतांक k, स्मॉल k से जिसे लिखा जाता है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन, एंड आपेक्षिक वैद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r, r स्टैंड्स फॉर रिलेटिव, आपेक्षिक किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष। तो इन तीन राशियों को अपने एक टेबुलर फॉर्म में देख रहे हैं। फिजिक्स की लैंग्वेज में सामान्यतया आवेशों में, कूलम्ब बल में या मैग्नेटिज्म में वायु अथवा निर्वात को लगभग समान मानते हुए अध्ययन किया जाता है। इसलिए स्थिर वैद्युत बल नियतांक का मान k का मान सर्वप्रथम देखा जा रहा है निर्वात में। निर्वात में एप्सिलॉन यानी जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उसको एप्सिलॉन नॉट से लिखा गया है। इसका गणितीय मान 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हो गया। इसके स्थान पर यदि कोई डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत आ जाए तो उसमें एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन प्रयुक्त करना होता है। k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब हर परावैद्युत माध्यम के लिए k का मान अलग अलग होगा, यानी इसका गणितीय मान फिक्स नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार से निर्वात में तो कह दिया था कि इसका गणितीय मान 9 × 10⁹ से दिया जाएगा, परंतु परावैद्युत के लिए ऐसा कुछ भी परिभाषित करना संभव नहीं है। ये मान एप्सिलॉन का मान या k का मान हर माध्यम के लिए अलग अलग होगा। चालक के लिए k का मान 0 होता है। k का मान 0 होने का तात्पर्य ये हो गया F इक्वल टू k Q1Q2/r² में यदि k का मान 0 कर दिया जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल ही 0 हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। तीनों को यदि अपने डायरेक्टली चेक करें तो F का मान, यानी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले कूलम्ब बल का मान k के समानुपाती होता है, और k का न्यूनतम मान चालक के लिए है और अधिकतम मान निर्वात के लिए है। तो यदि दो बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात है तो उस अवस्था में आवेशों के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल सर्वाधिक होगा, और यदि उनके मध्य चालक है तो कूलम्ब बल का मान 0 हो जाएगा, न्यूनतम है ये मान। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, दो बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी r है, मध्य का माध्यम वायु है। यदि दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लकड़ी की एक पट्टिका रख दी जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर होगा बल पहले की तुलना में घट जाएगा। कितना हो जाएगा ये डिपेंड करता है कि लकड़ी के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी है। परंतु यदि ये कह दिया जाए कि दो बिंदु आवेशों के मध्य एक तांबे की प्लेट रख दी गई है तो तांबा चालक होने के कारण k का मान 0, k का मान 0 होने के कारण आवेशों के मध्य लगने वाला बल भी 0 हो जाएगा। तो निर्वात की उपस्थिति में बिंदु आवेशों के मध्य का बल अधिकतम होता है। चालक की उपस्थिति में, यानी चालक यदि दोनों आप बिंदु आवेशों के मध्य में हैं तो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल 0 हो जाएगा। अब यदि परिभाषित करें एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन को, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो एप्सिलॉन नॉट का गणितीय मान 1/4 पाई k का मान निर्वात के लिए रखें 9 × 10⁹ तो ये बन जाएगा 1/36 पाई × 10⁹ इसका मान
यदि गणना करके निकाला जाए तो आता है 8.854 गुणा 10 की घात -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ये मान आपको ध्यान होगा गाउस के नियम में बहुत प्रयोग में लाए हैं आप 12th क्लास में। वही गणितीय मान निरपेक्ष वैद्युशीलता का है निर्वात के लिए। किसी भी चालक के लिए पहले चालक की बात कर लें। ए शून्य है, शून्य मान 1 के अपॉन में आते ही 1/0 और 1/0 का मान इनफाइनाइट होगा, अर्थात किसी भी चालक के लिए निरपेक्ष वैद्युशीलता अनंत होती है। परावैद्युत के लिए वही चीज गणितीय मान माध्यम पर निर्भर होगा। फिर आता है अपेक्षिक वैद्युशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक भी कहते हैं। इसका मान F0/F। F0 दो बिंदु आवेशों के मध्य बल यदि उनके मध्य का माध्यम वायु अथवा निर्वात हो। F उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल या कूलम्ब बल जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य कोई माध्यम रख दिया जाए। F0/F। इसके लिए निर्वात के लिए इसका मान 1, चालक के लिए इसका मान अनंत और परावैद्युत माध्यमों के लिए इसका मान माध्यम पर निर्भर है। हर माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग होता है। तो ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए, अदरवाइज आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और न्यूमेरिकल पोर्शंस के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में सदिश रूप में कूलम्ब का नियम। सदिश रूप में कूलम्ब का नियम समझने के लिए अपने सर्वप्रथम बात करते हैं एक वेक्टर डायग्राम की। चित्र में दर्शानुसार दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2। Q1 का पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश वेक्टर R1 है। Q2 का पोजीशन वेक्टर वेक्टर R2 है। दोनों के मध्य की दूरी R21 से दिखाई गई है। R21 का तात्पर्य है 2 से 1 की तरफ का सदिश, R12 का मतलब 1 से 2 की तरफ का सदिश हो जाएगा। अब सबसे पहले जब अपने फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सामने जो वेक्टर वाली क्वांटिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। K Q1 Q2 अपॉन R2 ये तो लगने वाले बल का परिमाण है। तो साथ में दिशा देने के लिए एक यूनिट वेक्टर लगाया जाएगा। जैसे सबसे पहले कह रहे हैं Q1 पर कूलम्ब बल, Q1 पर कूलम्ब बल अर्थात Q1 Q2 के कारण किस दिशा में बल अनुभव कर रहा है। दोनों के परिमाण यदि पॉजिटिव लिए जाएं गणितीय मान, यानी दोनों को धनावेश माना जाए, तो दोनों परस्पर प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण Q1 दूर जाने की प्रयास करेगा। इसलिए इस बल F12 की दिशा चित्र में दर्शाए अनुसार Q1 की दिशा Q2 से विपरीत दिशा में F12 की दिशा होगी। परिमाण से ऊपर और नीचे गुणा करें अर्थात R21 से मल्टीप्लाई करें तो किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को एक कैप को यदि आप a से मल्टीप्लाई करते हो तो a कैप इंटू a अर्थात यूनिट वेक्टर इंटू वेक्टर का मॉड, ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। इसे वेक्टर a लिखा जा सकता है। इसी रूल से यहां पे देखा जाए तो वेक्टर R21 बना दिया और यहां अपॉन में R21 पावर 3 बना दिया। सदिश योग के त्रिभुज नियम से किसी भी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है यदि उसे विपरीत क्रम में लिया जाए। इसी नियम से R2 प्लस R21 ये R1 के बराबर होगा, जिससे R21 का मान R1 माइनस R2 के बराबर हो जाएगा। ये मान जब यहाँ समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो अपने पास वेक्टर F12 का मान इस प्रकार से परिभाषित होगा। इसी प्रकार से जब F21 लेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी, जिसके कारण R2 माइनस R1 यहाँ बनेगा। सिमिलर प्रोसेस से आप चेक कर सकते हो तो माइनस F1 के बराबर आएगा। अर्थात Q2 पर लगने वाला बल F2 और Q1 पे लगने वाला बल F1 दोनों परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं। अर्थात ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम जिसे एक्शन रिएक्शन लॉ का पालन करते हैं। अब है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत का तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई भी बिंदु आवेश Q0 है जिसके परिवेश में सराउंडिंग में Q1 Q2 Q3 तीन बिंदु आवेश दर्शाए गए हैं। Q सभी का परिमाण यहाँ एक बार पॉजिटिव मानते हुए बात करें
तो Q1 Q0 पे बल लगाएगा F01 डायरेक्शन में, Q2 Q0 पे लगाएगा F02 डायरेक्शन में, और Q3 Q0 पे लगाएगा F03 डायरेक्शन में। तो Q0 तीनों बलों के प्रभाव में गति करेगा, तो इसका जो परिणामी बल होगा Q0 पर वो इन तीनों बलों के सदिशियों के बराबर होगा। अर्थात अनेक आवेशों की उपस्थिति में किसी आवेश पर परिणामी बल विभिन्न आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से उस आवेश पर कार्यरत कूलाम बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। अर्थात दिशा के सहित आपको योग करना है, जो 11th क्लास में आपने पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगुलर लॉ अर्थात समानांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम वगैरह में आपने पढ़ा है, उन्हीं नियमों का यहाँ पर प्रयोग होता है। अब असाइनमेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट है कूलाम के नियम को लिखिए तथा इसके सदिश रूप की सहायता से सिद्ध कीजिए कि कूलाम बल न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखिए। और थर्ड निर्वात तथा तांबी, दो अलग अलग माध्यम दिए हैं, निर्वात तथा तांबी हेतु परावैद्युतांक का गणितीय मान लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर कुछ समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है। See you in next video lecture very soon. Have a nice day.